उस डाटाबेस में, उस डाटा में कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, नॉइजी डाटा हो सकता है, इनकंसिस्टेंट डाटा हो सकता है, या हैविंग इनकरेक्ट एक्टिविटी वैल्यूज हो सकती हैं। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग की हम जब भी बात करते तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा माइनिंग। ये हमारी डाटा माइनिंग की फर्स्ट स्टेप्स होती है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम कैसे प्रोसेस करें, मीन्स उसको कैसे हम अरेंज करें, और अरेंज करके हम उसको कैसे अरेंज करने का मतलब ये है कि जो हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम उसको आगे एनालाइज और उसकी एनालिसिस अच्छे से कर सकते। तो अगर हम सिंपली देखें तो वही मैंने आपको अभी जैसे बताया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। मीन्स रॉ डाटा जो हमारा हुआ यू नो वेरी वेल, जो रॉ डाटा होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी डाटा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं को रिमूव करना वो हमारा जो है प्री प्रोसेसिंग जो स्टेप है डाटा माइनिंग की वही होती है। और इसकी जो पहली स्टेप होती है वो यही होती है डाटा क्लीनिंग, डाटा को क्लीन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाटा प्री प्रोसेसिंग है क्या, तो मैंने आपको बोला कि डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। मीन्स रॉ डाटा से हम उस डाटा को समझ सकें, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब ये करने के लिए हमारा जो है वो डाटा जो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तो द क्वालिटी ऑफ द डाटा शुड बी चेक्ड बिफोर अप्लाइंग, चाहे हम मशीन लर्निंग के लिए उसमें यूज़ करें और चाहे उस डाटा को हम डाटा माइनिंग एल्गोरिदम्स के लिए यूज़ करें। तो अब तो ये तो आपको समझ में आया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या, लेकिन वाई इज डाटा प्री प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट, डाटा प्री प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से, इसको हम नॉर्मली रॉ डाटा कहते हैं, उस डाटा की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो प्री प्रोसेसिंग जब भी हम करेंगे तो वी कंसीडर द डाटा क्वालिटी, और डाटा क्वालिटी को हम फॉलोइंग टाइप्स फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा चेक कर सकते हैं। द क्वालिटी कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक दैट डाटा एक्यूरेसी, टू चेक वेदर द डाटा इंटर इज करेक्ट और नॉट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की बात करते हैं और इतना सारा डाटा जब हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो डाटा करेक्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है या नहीं है। तो जो हमारी पहला जो फैक्टर है एक्यूरेसी, मीन्स टू चेक वेदर द डाटा एंटर इज करेक्ट और नॉट। जैसे भी मैंने बताया ना कि अगर इनकरेक्ट डाटा है तो इनकरेक्ट डाटा होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जब ह्यूमन किसी डाटा अब पीपीटी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे? हेलो, यस सर। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हम वी स्टार्ट हियर कि डाटा है क्या, डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड बताए मैंने। अब हम बात डिस्कस करेंगे कि जब भी हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की बात करते हैं तो डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करते हैं। ये डाटा माइनिंग की सबसे पहली स्टेप होती है। तो जो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स। मतलब रॉ डाटा को हम समझ सकें, उस फॉर्मेट में चेंज कर लें वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। अब सिंपल सी बात है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जब हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं तो जो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक दैट इज दैट डाटा इज अ नॉइजी डाटा, या हो सकता है दैट डाटा इज द इनकंसिस्टेंट डाटा, या हो सकता है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो। तो अगर इनएक्यूरेट डाटा है
किस वजह से हो सकता है? ह्यूमन एरर की वजह से। जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन से कुछ एरर हो गई हो एंट्री करते समय, हो सकता है कुछ कंप्यूटर एरर हो इनएक्यूरेट डाटा के लिए। तो उन सबको क्लीन करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा प्री प्रोसेसिंग, और डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ डाटा माइनिंग। तो अब मैं ये हो गया कि जब भी हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा जो डाटा होना चाहिए दैट डाटा इज अ गुड क्वालिटी। वो डाटा गुड क्वालिटी का होना चाहिए व्हेन वी यूज आ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो जब भी हम मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग में उस डाटा को अप्लाई करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि वी चेक इट योर डाटा इज़ आ गुड क्वालिटी, कि आपका डाटा जो है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं। तो वही मैंने यहाँ नीचे लिखा कि वाई इज़ डाटा प्री प्रोसेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। प्री प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने जैसे आपको भी बताया कि हमारा डाटा जो होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अब हमारा डाटा गुड क्वालिटी का है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? तो द क्वालिटी कैन बी चेक बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। लाइक दैट, फर्स्ट वन इज द एक्यूरेसी, टू चेक वेदर द डाटा एंटर इज करेक्ट और नॉट। मीन्स जो डाटा हमने एंटर्ड किया या जिस भी सोर्स से हमने डाटा को रिट्राइव किया, वो डाटा जो है हमारा वो करेक्ट वे में ऑर्गेनाइज है या नहीं है। करेक्ट वे में अगर ऑर्गेनाइज होगा तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप ही अच्छी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज एक्यूरेसी, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि वी चेक वेदर द डाटा एंटर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है ना। दूसरी इज द कंप्लीटनेस, टू चेक वेदर द डाटा इज अवेलेबल और नॉट रिकॉर्डेड। कंसिस्टेंसी, to check whether the same data is kept in the all places that do or do not match। मीन्स वो डाटा कैप्ट जो हमने कैप्ट किया है वो सारे प्लेसेस पे एक जैसा है या कहीं पे मतलब जब डाउनलोड करे थे या जब हम डाटा एंट्री कर रहे तो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि डाटा शुड बी अपडेटेड करेक्टली। मीन्स टाइम पे जो डाटा है हम उसको अपडेट करते रहें और उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे नॉइजी डाटा है, मिसिंग वैल्यूज़ है, उनको हम अपडेट कर सकें। रिलायबिलिटी, द डाटा शुड बी ट्रस्टेबल। जो भी डाटा आप डाउनलोड करें वो साइट ट्रस्ट करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी चीज़ एक फैक्टर है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से या जिस साइट से, वो साइट हमारी जो है वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए, उस पर हम बिलीव कर सकें हाँ कि इससे हम जो डाटा ले रहे हैं वो डाटा हमारा सही होगा। इंटरप्रेटेबिलिटी, द अंडर स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा। तो जब भी हम जो हमारा क्वालिटी ऑफ डाटा होगा, तो जब भी हम डाटा माइनिंग टेक्निक या डाटा माइनिंग में हम उसको जब अप्लाई करेंगे तो हम ये 5-6 फैक्टर्स जो हैं हमारे, लाइक दैट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलेस एंड बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि हाँ ये हमारा जो डाटा हमने जो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको कैसे रिमूव करेंगे मतलब क्लीन करेंगे। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग की अभी मैं आगे स्टेप बताऊंगा। तो पहली स्टेप जो होती है हमारी वो यही होती है कि डाटा को हमें कैसे क्लीन करना है या फिल्टर आउट करना है अकॉर्डिंग योर नीड्स। जब आपने कोई डाउनलोड, आपने सपोज दैट आपने कोई डाटाबेस क्रिएट किया, अब आपने अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपने कोई डाटाबेस बना लिया और उसको सबमिट किया। फ्यूचर में उसमें से कुछ डाटा की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ और डाटा उसमें ऐड करना है। तो जो हमारा डाटा है उसको हम कैसे फिल्टर करेंगे, तो अभी ये चीज़ें मैं भी एक सिंपल सा एक्सेल शीट पे आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्विंग डाटा प्री प्रोसेसिंग, मैंने जैसे आपको भी बताया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी वो होगी डाटा क्लीनिंग की, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डिफरेंट सोर्सेज से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो कि एक इनएक्यूरेट
फॉर्म में है अगर, या नॉइजी डाटा या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है या बैड डाटा, तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाटा प्री प्रोसेसिंग इज डाटा क्लीनिंग, सेकेंड प्रोसेस इज द डाटा इंटीग्रेशन, थर्ड प्रोसेस इज द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, and fourth step is the data reduction या dimension reduction. So these are the 4 steps in data pre-processing. जब भी हम डाटा माइनिंग में अपना डाटा अप्लाई करेंगे, चाहे वो डाटा साइंस में हो या मशीन लर्निंग में या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो हमारी डाटा प्री प्रोसेसिंग की पहली स्टेप होगी कि जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है उसमें से हम बैड डाटा या नॉइजी डाटा या इनएक्यूरेट डाटा कैसे क्लीन करेंगे। So the first step is data cleaning. जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, मैंने आपको यही 4 टाइप्स बताया कि जब भी हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो जो हमारी, हम इसको 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। तो डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी फर्स्ट डिस्कस डाटा क्लीनिंग। हम डाटा को कैसे क्लीन करते हैं या डाटा फिल्टरिंग की बात करें, डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे। तो डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव इनकरेक्ट डाटा, इनकम्प्लीट डाटा एंड inaccurate data from the data sets, and it also replaces the missing values. ठीक है ना। तो डाटा क्लीनिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम इनकरेक्ट जो डाटा हुआ उसको रिमूव कर देंगे, या इनकम्प्लीट डाटा मीन्स कोई वैल्यू मिसिंग है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इनको रिमूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सो देयर आर सम टेक्निक्स इन डाटा क्लीनिंग। अगर हम इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट डाटा को रिमूव कर रहे हैं या इनकरेक्ट डाटा को रिमूव कर रहे हैं या मिसिंग वैल्यूज को हम रिमूव आउट करें, या हैविंग इन करेक्ट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज वगैरह जो हैं उनको रिमूव करना, तो इसको रिमूव करने की कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली टेक्निक जो है वो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज लाइक नॉट अवेलेबल या एनी कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू। हम मिसिंग वैल्यू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एनी लिख सकते हैं या नॉट अवेलेबल। ठीक है। सेकेंड वन इज मिसिंग वैल्यूज कैन आल्सो बी फिल्ड मैनुअली। हम मैनुअली एक एक डाटा को चेक करके उस, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है उसको उस बेसिस पे भी फिल कर सकते, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड व्हेन द डाटा सेट इज बिग। यू नो वेरी वेल कि छोटे फॉर्मेट में अगर कोई डाटा है तो हम मैनुअली देख सकते हैं। अब सपोज दैट 50,000 या 60,000 जीन्स का कोई हमारे पास डाटा है, यू नो वेरी वेल कि माइक्रो एरे एनालिसिस, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो माइक्रो एरे टेक्निक की अगर हम बात करें, 1000s of gene simultaneously put in glass slide, और थाउजेंड्स ऑफ जीन को हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं माइक्रो एरे का। उससे जो डाटा जनरेट होता है, रॉ डाटा, वो ह्यूज अमाउंट में होता है। तो अगर वो ह्यूज अमाउंट में है और हम अगर मैनुअली एक एक डाटा को एनालाइज करेंगे तो इट इज द वेरी टाइम टेकिंग, सोफिस्टिकेटेड। तो ये मैनुअली करने के लिए स्मॉल स्केल पे अगर कोई डाटा अवेलेबल है तो दैट परफॉर्म दैट थिंग्स मीन वी मैनुअली यूज दैट। बट इफ योर डाटा सेट इज बिग तो मैनुअली करना थोड़ा टिपिकल होता है। द एट्रीब्यूट्स मीन वैल्यू कैन बी यूज टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू व्हेन द डाटा इज नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। हम सपोज दैट कोई डाटाबेस है, उसमें उस वैल्यूज दी गई हैं, तो जो हम उनमें उन वैल्यूज की एट्रीब्यूट मीन वैल्यू निकाल के मिसिंग वैल्यूज की जगह उसको फिल कर सकते हैं। द एट्रीब्यूट्स मीन्स वैल्यू कैन बी यूज टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू। ये उस कंडीशन में करेंगे जब हमारा डाटा अगर नॉर्मलाइज्ड है। रॉ फॉर्मेट में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वेयर इन द केस ऑफ द नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। While using regression और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, अगर हम रिग्रेशन मेथड यूज करते हैं या डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज करते हैं फॉर द मिसिंग वैल्यू, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो रिग्रेशन मेथड मैम आपको भी बताएंगी, आप ये मैम डिस्कस कर रही हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैम रिग्रेशन मेथड बताएंगी तो मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे रिप्लेस करेंगे मैं इसको बाद में बताऊंगा। अब मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम
डाटा वो करते हैं तो डाटा हमारा दूसरा हो सकता है, एक तो हो गया हमारा कि हैंडलिंग, हम मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करके डाटा को करेक्ट कर लें, या सेकंड वन इज द नॉइजी डाटा। नॉइजी डाटा का मतलब क्या होता है? नॉइजी जनरली मीन्स रैंडम एरर और कंटेनिंग अननेसेसरी डाटा पॉइंट्स, मीन्स रैंडमली किसी भी डाटा बेसिस में कुछ एरर्स आ जाना, वो हमारा क्या होता है? नॉइजी डाटा होता है। उसको हमें कैसे रिमूव करना है? इट कैन अ रैंडम एरर और वेरिएंस इन अ मेजर्ड वेरिएबल। अब नॉइजी डाटा को जब भी हम यूज करेंगे तो स्मूथनिंग एक मेथड होता है जिसके द्वारा जो है हम नॉइजी डाटा को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अब स्मूथनिंग का मतलब क्या? दिस मेथड इज टू स्मूथ और हैंडल नॉइजी डाटा। फर्स्ट इसमें करते क्या है कि द डाटा इज स्टोर्ड then the sorted values are separated and stored in the form of bins। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले हम डाटा को स्टोर करेंगे और स्टोर्ड वैल्यूज को सेपरेटेड करेंगे एंड स्टोर करेंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बिन्स। अब स्मूथनिंग को करने के लिए, स्मूथनिंग मेथड्स को फॉलो करने के लिए तीन तरीके हमारे पास होते हैं। हम इनको तीन तरीके से कर सकते हैं। स्मूथनिंग बाय विन मीन, स्मूथनिंग बाय विन मीडियम एंड स्मूथनिंग बाय विन बाउंड्रीज। यू नो वेरी वेल मीन, मीडियम, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। किसी ने पढ़ा है? यस और नो? मीन, मीडियन एंड मोड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हाउ टू कैलकुलेट इट, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? हेलो? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉइजी डाटा को स्मूथनिंग मेथड के द्वारा हटाएंगे और स्मूथनिंग मेथड जो है वो तीन तरीके का होता है। स्मूथनिंग बाय बिन मीन, स्मूथनिंग बाय बिन मीडियम, स्मूथनिंग बाय बिन बाउंड्री। ठीक है ना? तो पहले हम इन तीनों को देखते हैं, फिर रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी क्लस्टरिंग छोड़ दीजिए, अभी रिडक्शन छोड़ दीजिए। हाँ देखिए, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द डाटा प्री प्रोसेसिंग। मैंने अभी आपको बताया ना, डाटा प्री प्रोसेसिंग हम बेसिकली हमारे तीन मेथड्स होते हैं, डाटा क्लीनिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा रिडक्शन। अब क्लीनिंग में हम क्या क्या करेंगे? आज हम टुडे वी डिस्कस ओनली अ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में हम मिसिंग डाटा कैसे वो करेंगे? फिल द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे फिल कर सकते हैं, और नॉइजी डाटा जो मैं भी बता रहा था आपको कि नॉइजी डाटा को हम कैसे रिमूव करेंगे। नॉइजी डाटा को रिमूव करने के लिए स्मूथनिंग मेथड होता है। स्मूथनिंग में जो पहला मेथड है, मैंने बोला ना बिनिंग मेथड, तो वही है। देखिए नॉइजी डाटा जो पहला मेथड हमारा है बिनिंग मेथड, दूसरा हमारा है रिग्रेशन और तीसरा मेथड हमारा क्या है? क्लस्टरिंग। तो हम पहले बिनिंग मेथड की बात करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हाउ टू रिमूव नॉइजी डाटा थ्रू बिनिंग मेथड। सपोज दैट वी कंसीडर ऑल दैट डाटा। मैंने एक सिंपल सा डाटा अपने हाथ से लिख लिया, लाइक दैट 10, 2, 19, 18, 20, 18, 25, 28, 20 दैट। यू राइट डाउन समथिंग लाइक दैट। कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसकी स्टेप्स क्या है? जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉर्ट द डाटा। अभी मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले हम डाटा को सॉर्ट करेंगे। तो हमने डाटा को सॉर्ट कर लिया और डाटा को हमने सॉर्ट कर लिया तो क्या हो गया? 2, 10, 18, 18 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार हमने रिपीट किया है। फिर 19, 20, 22, 25, 28। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बिनिंग मेथड इज, स्मूथनिंग बिनिंग मेथड इज, कि जो भी आपके पास डाटा होगा, ये मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी फर्स्ट सॉर्ट द डाटा। हम डाटा को सॉर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट डिवाइड द डाटा इनटू बिन्स। अब हम डाटा को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे बिन्स में। बिन्स का मतलब है बकेट्स ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज। सपोज दैट हमने इस डाटा को 3 बिन्स में वो कर लिया। तो 3 की बात करें तो देखो, पहला हमारा हो गया 2, 10, 18, दूसरा हो गया 18, 19, 20 और तीसरा हो गया हमारा 22, 25, 28। तो हमारा बिन साइज क्या हो गया? 3।
अब जो पहला मेथड मैंने स्मूथनिंग में बताया था वो था स्मूथनिंग बाय मीन। अब आपको मीन निकालना तो आता ही है कि अगर हम किसी भी कोई भी आपके पास अगर वैल्यूज दी गई हैं तो और आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द मीन वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, यू एडेड ऑल 3 नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई 3, तो जो आंसर आएगा वो उसका मीन हो जाएगा लाइक दैट 10 और 12, 10 और 2 12 हो गया, 12 18 हमारे कितने हो गए 30 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारी जो मीन वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 10। तो जो हमारे 3 विन्स हैं, जो हमने 3 बकेट्स बनाए हैं, विन साइज जो हमारी 3, तो हमने इन तीनों का पहला हमारा जो मेथड है मीन के थ्रू पहले हमने जो डाटा को सॉर्ट आउट किया था उसका हम मीन निकालेंगे, मीन्स 10 19 25। देखिए स्मूथनिंग बाय विन मीन्स, तो कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ 3 विन्स दैट आर 10 19 एंड 25। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ विन इज रिप्लेस्ड बाय द मीन वैल्यू। एवरेज निकालेंगे तो जो मैंने लास्ट वाला आपको दिखाया था, तो देखिए 10 10 10 ये हमारी जो मीन वैल्यू आई 10 19 25। ठीक है ना, 10 19 25। ठीक, अब ये तो मीन निकाल लिया हमने उसका। अगर हम मीडियम के थ्रू देखेंगे तो मीडियम के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ द वैल्यू इज ऑड तो हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और इफ द वैल्यू इज इवन तो हम n डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो हियर वी टेक अ वैल्यू ऑफ द सेकेंड वन, इसीलिए मैंने इसको रेड से किया हुआ है। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको रेड से दिखाया है वो मैंने इसीलिए दिखाया है कि हम नॉइजी डाटा को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हम मीन के द्वारा देखेंगे तो हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डाटा को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद उसको डिवाइड कर लेंगे विन्स में, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट डाटा कितना बड़ा है उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी विन साइज हमें क्लियर हो जाएगी। विन साइज क्लियर होने के बाद फिर हम स्मूथनिंग बाय विन मीन्स, मीन के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इट, तो कैलकुलेट किया तो जो हमारी वैल्यू मैंने भी पीछे आपको दिखाई थी 10 19 25 आई थी। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द विन इज रिप्लेस्ड बाय द मीन वैल्यू ऑफ एवरेज। हमने विन की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया मीन वैल्यू। अब ये तो हो गया मीन के द्वारा। मीडियम में हम क्या करते हैं, मीडियम में जब भी आपके पास वो रहता है तो या तो हम सेंटर वाला पॉइंट लेते हैं, अगर वो हमारा ऑड होगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, और अगर हमारी वैल्यू इवन होती है तो हम सीधे सीधे n डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है ना। अब विन बाउंड्रीज, जो तीसरा मेथड है वो है विन बाउंड्रीज। मीन्स विन बाउंड्रीज को हम जब भी कंसीडर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या मिनिमम वैल्यू लेंगे। देखिए ये हमारा अगर डाटा सेट है तो या तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, 3 में हमने डिवाइड कर लिया तो इन 3 में या तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या मिनिमम वैल्यू लेंगे। अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो मिनिमम लेंगे तो मैक्सिमम वाले से रिप्लेस कर देंगे। देखिए अभी मैंने कैसे रिप्लेस किया मैं आपको दिखा रहा हूँ। हियर इज दैट कि ऑल द वैल्यूज इन द विन आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू। देखिए 2 हमारा क्लोजेस्ट है तो 2 को हमने देखिए 10 को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो 2 2 18 हमारा मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने एज सच लिख दिया है। फिर सेम इस सेकंड में हमने क्या किया है 18 हमारा क्लोजेस्ट है तो 18 19 की जगह हमने 18 ले लिया, 25 हमारा लार्जेस्ट है वो हो गया। तीसरा जो हमारा हमने 3 साइज बनाए थे ना इनके, तीसरा है 22 25 28। 25 इज द क्लोजेस्ट बाउंड्री, तो 25 को रिप्लेस किया 22 और लार्जेस्ट वैल्यू को हमने ऐसे छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और जो हमारा डाटा है हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये एक मेथड हुआ कि अगर हम
नॉइजी डाटा को जब हम, मैंने बोला ना स्मूथनिंग के द्वारा जब हम नॉइजी डाटा को रिमूव करेंगे तो फर्स्ट द डाटा इज सॉर्टेड। तो हमने डाटा को सॉर्ट कैसे किया, ये भी आपको जैसे मैंने बताया कि आप डाटा को सॉर्ट कर लेंगे, देन द सॉर्टेड वैल्यूज आर सेपरेटेड, उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, बिन्स में कन्वर्ट कर लेंगे कि हमें बिन साइज कितनी होनी चाहिए, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिन्स। इसके बाद उनको हम स्मूथनिंग बाय बिन मीन इससे कैलकुलेट करके हम अरेंज कर सकते हैं, या स्मूथनिंग बाय बिन मीडियम इसके द्वारा कैलकुलेट करके हम अरेंज कर सकते हैं, या स्मूथनिंग बाय बिन बाउंड्रीज इसके द्वारा कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड हमारा आता है रिग्रेशन। This is used to smooth data and will have to handle data when unnecessary data is present. For the analysis purpose, regression helps you decide the variable which is suitable for our analysis. इसके बाद है क्लस्टरिंग। अगर हम बात करें क्लस्टरिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अगर हमारे पास है तो क्लस्टरिंग मेथड इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू एनालाइज फॉर बिग डाटा। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, it is the also very important technique. This is used for finding the outliers and also in grouping the data. Clustering is generally used in unsupervised learning और supervised learning. आगे मैंने एक पीपीटी लगाई, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे। तो जो हमारा पहला स्टेप था वो था हमारा, पहला स्टेप क्या था, डाटा क्लीनिंग, ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा था डाटा क्लीनिंग। उसके बाद मैंने 4 तरीके से बताया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग जब भी करेंगे तो सबसे पहले हम डाटा को क्लीन करेंगे। डाटा को कैसे क्लीन करेंगे अभी मैं, मतलब कैसे फिल्टर करेंगे अभी मैं एक्सेल शीट पे आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी स्टेप हमारी आता है डाटा इंट्रीगेशन। अब अगर हम डाटा इंट्रीगेशन की बात करें तो डाटा इंटीग्रेशन है क्या, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि डाटा इंटीग्रेशन इज अ प्री प्रोसेसिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स merging of data from different sources in order to form a data stored like data warehouse. मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, यहाँ मैंने आपको जैसे बताने की, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डाटा सेट. The data integration process is one of the main components in data management. There are some problems to be considered during data integrations. तो मैंने बोला ना कि the purpose of combining multiple source into a single data set. तो वही मैंने अभी आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि ये क्या है. It is the pre-processing method है that involves merging of data, जिसमें हम merge करते हैं डाटा को जो डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे हैं. देखिए ना, कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्स इनटू अ सिंगल डाटा सेट. अब मैंने आप डिफरेंट सोर्सेज की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि कोई भी डाटा अगर हम मल्टीपल डाउनलोड कर रहे हैं तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट में होगा. लाइक दैट फ्लैट फाइल फॉर्मेट हो सकता है, डाटा क्यूब्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, रिलेशनल डाटाबेस. तो किस फॉर्म, तो डिफरेंट सोर्सेस, कोई भी सोर्स उसका हो सकता है, ठीक है ना. अब जब भी हम डाटा इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो स्कीमा इंटीग्रेशन ये जो हमारा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो इस स्कीमा का मतलब क्या होता है और स्कीमा इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कल पूरा लेक्चर इसी पे रहेगा, इंटीग्रेशन एंड रिडक्शन पे, ठीक है ना. अभी मैं केवल आउटलाइन बता रहा हूं कि जैसे अगर हम डाटा क्लीनिंग की जो 4 स्टेप्स बात कर रहे हैं, आज केवल डिस्कस करेंगे क्लीनिंग की जो अभी मैंने आपको बताई, और बाकी 3 का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे. कि डाटा इंटीग्रेशन जैसे मैंने अभी बात की कि इसमें करते क्या, सपोज दैट 3 कंपनीज हैं ABC. एक हम मान के चलते हैं, हमने मान लिया कि सपोज देयर आर 3 कंपनीज, हमने नाम दे दिया ABC.
अब हम इन 3 कंपनीज का डाटा अगर हम कहीं स्टोर करेंगे तो किसमें स्टोर करेंगे? डाटा वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। ये मैंने कहा ना कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्स इनटू द सिंगल डाटा सेट। तो सिंगल डाटा सेट जहां आके स्टोर होगा वो हमारा क्या हो गया? डाटा वेयर हाउस हो गया। ठीक है ना। तो जो तीनों कंपनी से जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं डाटा वेयर हाउस में, वो तीनों का तीनों डाटा सेट हमारा हो सकता है उनके सोर्सेस मीन्स जो फाइल फॉर्मेट हैं वो अलग अलग हों। तो उनकी एनालिसिस जो है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? डाटा इंटीग्रेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन हमारा है डाटा रिडक्शन। अगर हम डाटा रिडक्शन की बात करें तो डाटा रिडक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल डाटा and represents it in a much smaller volume। कहने का मतलब है कि डाटा रिडक्शन वो प्रोसेस है डाटा प्री प्रोसेसिंग की जिसमें हम डाटा को रिड्यूस करते हैं। मींस अगर आप इसको कहना चाहें तो जो हमारा ओरिजिनल डाटा जो है जिसका साइज बहुत बड़ा है उस साइज को हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वही मैंने बोला है कि डाटा रिडक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल डाटा, जो ओरिजिनल डाटा का वॉल्यूम एंड रिप्रेजेंट इट इन अ मच स्मॉलर वॉल्यूम, और उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डाटा रिडक्शन इज अ टेक्निक दैट एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा व्हाइल रिड्यूसिंग द डाटा। द मेथड ऑफ डाटा रिडक्शन में अचीव a condensed description of the original data which is much smaller in quantity but keeps quality of the original data। क्वांटिटी तो स्मॉल हो सकती है लेकिन क्वालिटी जो होगी ओरिजिनल डाटा की वो अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग में हम जब भी बात करेंगे तो योर डाटा इज वेरी गुड क्वालिटी। इसके मेथड्स भी हैं। अगर डाटा रिडक्शन की हम मेथड्स की बात करें, मैंने कहा ना ये हम 1 बाय 1 करके एक एक मेथड को एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा था कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर डाटा रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड स्टेप इन द डाटा प्री प्रोसेसिंग, तो जो मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है डाटा क्यूब एग्रीगेशन एंड डायमेंशन रिडक्शन। दीज आर द मेथड्स यूज इन डाटा रिडक्शन इन डाटा प्री प्रोसेसिंग। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हमारा होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्री प्रोसेसिंग टेक्निक दैट ट्रांसफर द डाटा इनटू अल्टरनेट फॉर्म्स एप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग। अब जब भी हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे, सपोज दैट हमारे पास बाइनरी नंबर में या डेसिमल नंबर में कोई डाटा और हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं बाइनरी नंबर्स में, तो एक कोई भी डाटा मतलब एनी डाटा ट्रांसफॉर्म टू 1 टू मीन्स कोई भी जो डाटा हमारे पास है किसी फॉर्म में और हम उसको किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। कि हमने सपोज दैट डेसिमल से जो डेसिमल की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई डाटा है और उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो डेसिमल से बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करना मीन्स एक स्टेट मतलब एक उससे दूसरे में ट्रांसफर करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो उसको हम जो है स्मूथनिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्मूथनिंग के द्वारा डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वी यूज स्मूथनिंग के जो 3 मेथड्स हैं हमारे पास, हम उनको यूज करेंगे। There are 3 methods for smoothing. Smoothing win by mean, smoothing win by medium, smoothing win by boundary. These are the 3 methods we use in when we transfer the data into one form to another form. Second process जो है data transformation की, it is the aggregation. फिर जनरलाइज एंड नॉर्मलाइजेशन। अगर इन चारों स्टेप्स को देखें
तो जो नॉर्मलाइजेशन है डाटा का वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। डाटा नॉर्मलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज इट। विदाउट योर नॉर्मलाइजेशन, अगर आपका डाटा नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है तो आप उसको इजीली जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यार टुडे डिस्कशन लाइक दैट डाटा क्लीनिंग। तो डाटा क्लीनिंग हम भी करेंगे, तो डाटा क्लीनिंग के लिए हम क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे? हमने आपको बोला था कि सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करेंगे। मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इग्नोर द टपल्स। दूसरा हमारा है फिल द मिसिंग वैल्यूज मैनुअली। मैंने अभी बताया आपको कि इफ योर डाटा इज अ स्मॉल, अगर आपका डाटा सेट जो है वो स्मॉल है, मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैनुअली बाय मीन और बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन्स एवरेज निकाल के जो भी प्रोबेबल वैल्यू हमारी आएगी हम उसको मैनुअली उस जगह पे क्या कर देंगे? फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मिसिंग डाटा को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया नॉइजी डाटा। हम नॉइजी डाटा की जब भी बात करेंगे डाटा क्लीनिंग में या डाटा फिल्टरिंग में, तो उसके लिए हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। मैंने आपको भी बताया कि अगर हम बात करें सिंपली बिनिंग मेथड जो हमारा आता है वो स्मूथनिंग के अंतर्गत आता है। स्मूथनिंग कैसे करते हैं डाटा की, अभी मैंने आपको बताया। स्मूथनिंग डन बाय द बिनिंग मेथड्स। बिनिंग हमारा 3 तरीके से हो सकता है, मीन, मीडियन और बाउंड्री। ठीक है ना? फिर डाटा को, नॉइजी डाटा को हम फिर रिग्रेशन मेथड के द्वारा भी जो है वो क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है जो मैंने आपको भी बताया, क्लस्टरिंग। हम क्लस्टरिंग के द्वारा भी जो है डाटा को रिमूव कर सकते हैं अगर हम डाटा की बात करते हैं। लाइक ये मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि बाइंडिंग मेथड को हम कैसे करेंगे। एक सिंपल सा डाटा लेके मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिमूव द नॉइजी डाटा। ठीक है ना? रिग्रेशन मेथड की अगर हम बात करें, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम 3 ही तरीके से नॉइजी डाटा को रिमूव कर सकते हैं। पहला हमारा जो था बिनिंग मेथड, सेकंड वन इज द रिग्रेशन एंड थर्ड वन इज द क्लस्टरिंग। तो रिग्रेशन के द्वारा अगर हमें करना है तो इट इज द डाटा माइनिंग टेक्निक विच इज यूज टू फिट एन इक्वेशन टू अ डाटा सेट। इसको हम डाटा फिटिंग फंक्शन भी बोलते हैं। रिग्रेशन मेथड को हम डाटा फिटिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? इसमें होता है क्या, जब भी हम रिग्रेशन मेथड को यूज करेंगे तो या तो वैल्यू हमारी प्रिडिक्शन या लीनियर रिग्रेशन, हम इन 2 टाइप से ही इसको एनालाइज कर सकते हैं। रिग्रेशन की जो सिंपल इक्वेशन हमारी होती है वो होती है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस v। यहाँ पे y जो है वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी mx होती है वो गिवन वैल्यू होती है। ठीक है? तो इसको अभी नेक्स्ट क्लास में ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। हियर दिस ओनली सिंपली कि रिग्रेशन मेथड है क्या। रिग्रेशन जब भी करेंगे तो प्रेडिक्शन और लीनियर रिग्रेशन, इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस v। ठीक है? y क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेडिक्टेड वैल्यू, और mx जो हमारी होगी वो गिवन वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करते हैं क्लस्टरिंग की, तीसरा जो था हमारा, अगर हम पहले नॉइजी डाटा की बात करें तो नॉइजी डाटा में जो तीसरा और लास्ट मेथड है वो है हमारा क्लस्टरिंग मेथड। तो क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा अभी मैम ने भी बताया, अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर इज नोन एज द, अगर ग्रुप ऑफ जीन्स उनको हम क्लस्टर कहेंगे और दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लस्टरिंग। ठीक है ना? क्लस्टरिंग इज बेसिकली 2 टाइप्स, अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग और सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग को भी हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं लाइक दैट सोम, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग। दीज आर द 3, मतलब अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग और सोम, SOM, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। ठीक है ना? हायरार्किकल क्लस्टरिंग को भी हम 3 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैम ने बताया था कि
सिंगल हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एवरेज हायरार्किकल क्लस्टरिंग, और थर्ड वन जो होती है हमारी कंप्लीट हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अगर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग के द्वारा एनालाइज करते हैं डाटा को, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है, जैसे मैम ने बताया आपको, तो हम उनको क्या करते हैं, जीन्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और हम जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं तीन से, मीन्स सिंपलेस्ट या नियरेस्ट, सिंपलेस्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग को नियरेस्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग के नाम से या चेन हायरार्किकल क्लस्टरिंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको जो है सिंगल की जगह चेन हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो लिखा हुआ मिले, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये कौन सी क्लस्टरिंग होती है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग की जब भी बात करेंगे तो आप तीन तरीके से ही एनालाइज करेंगे, चाहे वो चेन हायरार्किकल या हायरार्किकल मतलब सिंगल हायरार्किकल क्लस्टरिंग या चेन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, दूसरा एवरेज, और तीसरा हमारा जो होता है वो कंप्लीट हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये भी अभी मैम ने आपको बताया था कि डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स, और हम देखेंगे इनमें, अगर हम सिंगल को देख रहे हैं तो नियरेस्ट पॉइंट को कंसीडर करेंगे, डी जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस होगी उसको हम डी से मेंशन करते हैं, तो जिसका फार्मूला होता है वो डी इज इक्वल टू समीशन ऑफ द आर आई एस आई मिनिमम, आर आई एंड एस आई, मीन्स डी हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट क्लस्टर मीन्स आर, और एस जो हम क्लस्टर्स लेंगे उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज दैट आपने दो क्लस्टर्स लिए, एक क्लस्टर में लगभग 50 जीन्स हैं, दूसरे क्लस्टर में सपोज दैट 50 जीन्स या 60 जीन्स हैं, तो सबसे पहले जो नियरेस्ट वाले देखेंगे, तो जो पहला क्लस्टर है आप उसको आर नाम दे दीजिए, दूसरा क्लस्टर है उसको हम एस कर सकते हैं, और हम उनमें से सबसे नियरेस्ट वाला जो लेंगे, तो हम नियरेस्ट वाला 1 बाई 1 जब उसको एनालाइज करेंगे तो एक चेन की फॉर्म में आएगा, इसीलिए इसको हम चेन हायरार्किकल क्लस्टरिंग के नाम से भी जानते हैं। भाई मैंने आपको बोला कि कई जगह आपको बुक्स में सिंगल हायरार्किकल क्लस्टरिंग की जगह चेन हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगर हम सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग की बात करें, दैट इज टोटली बेस्ड ऑफ द हिडन मार्कऑफ मॉडल। ठीक है ना, ये हिडन मार्कऑफ मॉडल पे बेस्ड रहती है, न्यूरल नेटवर्क हम जिसे कहते हैं उस पे बेस्ड रहती है, और ये बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं अगर हम सुपरवाइज क्लस्टरिंग की मेथड की बात करें। वो कौन कौन से हैं, SVM और PCA। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCA? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। दिस इज द सुपरवाइज क्लस्टरिंग एंड दैट टेक्निक इज बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है ना, और जो दूसरी टेक्निक हमारी होती है जो क्लस्टरिंग पे बेस्ड है, सुपरवाइज क्लस्टरिंग पे, वो होती है हमारी SBM, बी फॉर बेन वाली, बेन की बात कर रहे हैं। तो SBM की हम जब भी बात करते हैं तो उसकी जो फुल फॉर्म हमारी होती है वो होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस ओनली फर्स्ट थिंग्स। अभी आज हमने केवल किसके बारे में बात की, हमने आज बात की कि डाटा को केवल हम क्लीन कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो टुडेज लेक्चर ओनली वी डिस्कस कि हाउ टू क्लीन द डाटा। जब हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो हमारा डाटा इनकम्प्लीट डाटा है या नॉइजी डाटा है या मिसिंग वैल्यूज है, उन सबको हम कैसे क्लीन या फिल्टर कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा का पूरा हमारा लेक्चर है वो किस पे था, डाटा क्लीनिंग। मिसिंग वैल्यू को कैसे करेंगे, इग्नोर द टपल्स को इग्नोर कर सकते हैं, या फिल द मिसिंग वैल्यूज मैनुअली, मीन और मोस्टली प्रोबेबल वैल्यू मीन्स एवरेज निकाल के, और नॉइजी डाटा। हम इन्हीं 2 तरीके से डाटा को क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सब आपने डाटा बहुत डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आपने कलेक्ट किया। ठीक, कलेक्ट करने के बाद आपने मैनुअली या आपने हायरार्किकल मेथड या क्लस्टरिंग का कोई मेथड यूज किया और आपने जो है डाटा को क्लीन कर लिया। अब सब इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि एक्सेल सीट पे मैं
आपको ये एक्सेल शीट दिखाई दे विजिबल है? आप लोगों को ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी एक्सेल शीट ओपन की है ये आपको विजिबल है कि नहीं है? यस सर। हाँ, आप देखिए, ये सपोज दैट ये मैंने एक सिंपल सा डाटा अपने यहाँ से जनरेट किया, ठीक है, लाइक दैट सीरियल नंबर है, नेम है, मेल फीमेल, एज, एड्रेस, डिपार्टमेंट्स। इन बच्चों में से कितने बच्चों ने नेट और गेट क्वालिफाई किया है और किस ईयर में क्वालिफाई किया और उनकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सपोज ये कितने 30 नेम्स हैं, ठीक है ना, मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें से, ये मेरे लिए सारा डाटा काम का नहीं है, मुझे फिल्टर करके या क्लीन करके मुझे ये बताइए कि 2021 में कितने बच्चों ने नेट क्वालिफाई या गेट क्वालिफाई किया और वो बच्चे किस डिपार्टमेंट्स के थे। तो आप कैसे इस डाटा को फिल्टर करेंगे या क्लीन करेंगे? किसी को आता है हाउ टू फिल्टर इट? जैसे ये मैंने मतलब आपको समझाने के लिए सिंपल सा एक बनाया, मैंने ह्यूज डाटा नहीं लिया, एक मैंने सिंपल सा डाटा लिया, ये मैंने कुछ 30 नेम्स लिख दिए, मेल एंड फीमेल, एज लिख दिया, उनका एड्रेस लिख दिया कि ये कहाँ और उनके डिपार्टमेंट्स क्या हैं, और उन्होंने नेट या गेट कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो लिखा है मैंने, और वो किस ईयर में उन्होंने क्वालिफाई किया और उनकी हॉबीज़ क्या हैं। तो अब सपोज दैट अगर आपको अब इसमें से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हर कॉलम के आगे देखिए एक सिंबल बन के आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये 30 बच्चों की जानकारी नहीं चाहिए, मुझे बस ये, मुझे नेक में डाटा भेजना है, सपोज दैट अभी नेक का काम यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, मुझे बस ये चाहिए कि लास्ट ईयर 2021 में कितने बच्चों ने नेट या गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वो किस ब्रांच के, मुझे इस डाटा में से उतना डाटा फिल्टर करके चाहिए। तो हाउ टू डन इट, फिल्टर या डाटा क्लीन करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, देखिए आप, मैं अगर हमें ईयर वाइज जाना तो हम यहाँ पे ईयर पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हम हटा दें अगर, और हम केवल 2021 को सिलेक्ट करें और ओके कर दें, तो देखिए यहाँ पे जो है हमें सीधे सीधे ये मालूम हो गया कि 2021 में उन 30 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स ने नेट या गेट जो है वो क्वालिफाई किया है। अभी भी अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स अगर 8 स्टूडेंट्स ने 2021 में गेट और नेट क्वालिफाइड किया, अगर हम ये सर्च करना चाहें कि इसमें से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने बच्चों ने नेट और गेट क्वालिफाई किया, तो हाउ टू फिल्टर इट, तो आप इसमें से उस डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखना चाह रहे हैं, हम तो सीधे जो है डिपार्टमेंट पे चले जाएंगे, हियर इज सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लें और हम ओके करें, तो हमें नोन हो गया कि 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंश कुमार, मेल, एज 23, एड्रेस आगरा के रहने वाले, इनका डिपार्टमेंट क्या था, बायोटेक्नोलॉजी था, और इन्होंने गेट का एग्ज़ाम जो है वो 2021 में क्या किया है, क्वालिफाई किया है, और इनकी हॉबी क्या है, हॉकी खेलना। तो ये देखिए हमने एक छोटा सा डाटा लिया, तो हम डाटा को कैसे फिल्टर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग योर नीड्स, हमें जो चीज़ चाहिए। जब हम अभी मैंने क्योंकि यहाँ से टाइप किया तो अभी इसमें मिसिंग वैल्यूज़ या
बल्क जैसी, क्योंकि वो नहीं है। अभी हम इसी को किसी भी सपोज दैट स्टैनफोर्ड डाटाबेस से या जियो डाटाबेस से किसी भी जीन का डाटा टाइप करें, मतलब डाउनलोड करें और उसको इस एक्सेल फाइल में ओपन करें, तो आप उसको भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये मैंने अभी डायरेक्टली आपको डाटाबेस से ओपन करके नहीं दिखाया, ये लोग आप खुद से एक बार परफॉर्म करेंगे और किस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मुझे जरूर बताएंगे, तब फिर हम उसको एनालाइज करना बताएंगे। ये मैंने इसलिए बहुत सिंपल से आपको बताया कि हम अगर देखना चाहें कि किस ईयर में या किस बेसिस पे हमें देखना, अभी मैं आपको पूरा ओपन करके दोबारा से बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए अब क्योंकि अकॉर्डिंग योर नीड्स आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इस डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ईयर के बेसिस पे हमने देख लिया कि अगर हमें ये देखना है कि इन 30 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, तो यू गो टू हेयर, केवल फिल्टर कर लेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। तो देखिए 30 में से राजू मेल बायोकेमिस्ट्री के हैं, गेट क्वालिफाई इन्होंने किया है 2019 में। इनकी जो हॉबीज़ है वो रीडिंग बुक है। 3rd नंबर पे पूजा ईमेल एड्रेस कासगंज का है, बायोकेमिस्ट्री। मतलब एक आप कुछ भी, मतलब सिंपल सा मैं समझाने के लिए आपको मैंने बताया है कि हाउ टू फिल्टर। आप चाहें तो जो आपने डाटाबेस बनाया है किस बेसिस पे आप अपना डाटा फिल्टर करना चाह रहे हैं, क्या आपके डाटा में किस तरीके का एरर है, क्योंकि ये मैंने कुछ एक छोटा सा बनाया तो अभी इसमें एरर नहीं। आप यहाँ पे कुछ रैंडमली एरर क्रिएट कर लीजिएगा और उसको इस एक्सेल सीट में ओपन करके फिल्टर करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा हम डाटा को फिल्टर या क्लीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी अब ये हो गया कि हमने अगर डिपार्टमेंट वाइज देखना था तो हमने डिपार्टमेंट वाइज देख लिया। अब अगर हम ठीक अब आप अगर ये देखना, हेलो हाँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इन 30 स्टूडेंट्स में कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है नेट और गेट कब क्वालिफाई किया, किस ब्रांच के हैं और उनकी हॉबीज़ क्या है, उनका एड्रेस क्या है, तो आप सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, मेल एंड फीमेल वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। फीमेल यहाँ सिलेक्ट में फीमेल कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो हियर इज फिल्टर डाटा ओनली ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। ये इतनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी एज है, ये उनका एड्रेस है, ये उनके डिपार्टमेंट्स हैं। सारे एक डिपार्टमेंट्स के नहीं हैं, आप देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं ना, डाटा अलग अलग है। ये देखिए पूजा बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और इनमें से अब आप अगर इसमें से भी आप फिल्टर करना चाहें कि इन फीमेल स्टूडेंट्स में से कितने लोगों ने केवल नेट क्वालिफाई किया है, तो आप सीधे फिर यहाँ पे जाएंगे, गेट को हटा के केवल नेट क्वालिफाई पे चले जाएंगे, तो ओके करेंगे। ये देखिए आ गया, मीन्स सारे के सारे नेट क्वालिफाइड हैं, कोई भी इनमें गेट क्वालिफाइड नहीं है जितनी भी फीमेल्स हैं। और किस किस ईयर में क्या उन्होंने क्वालिफाई, 2019, 2018, 2021, 2021, 2019, 2017, 2019, 2022। तो ये एक सिंपल डाटा है। अब मेरा आपसे एक वो है कि असाइनमेंट आप क्या करेंगे कि आप जियो की जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, जो जियो का डाटाबेस है जिनमें हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस देखते हैं जीन का,
आप उस पे जाइएगा, वहां से डाटा डाउनलोड करिएगा। मैंने डाउनलोड करना आपको बताया था कि जो भी डाटा आप डाउनलोड करेंगे, जब सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप डाटा को किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि सपोज दैट, चलिए इसको हटा दें, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको आनी चाहिए। हाँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम होम पे जाएंगे, अब सपोज दैट जब आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो देखिएगा, जब भी आप जो डाटा आपने सेव किया हुआ है, आप यहाँ डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा गेट एक्सटर्नल डाटा एक ये ऑप्शन लिखा हुआ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऊपर फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है। जैसे ही आप फाइल फॉर्मेट पे आएंगे तो आप अपना डाटा किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है ना। गेट एक्सटर्नल डाटा पे देखिए तो आप डाटा को क्या कहाँ से वो कर सकते हैं। देखिए एक्सिस में भी आप कर सकते हैं इस फॉर्म को, डायरेक्टली आप डाटा वेब ब्राउजर से भी इस पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम वेब। ठीक है, आप करके देखेंगे। नहीं, आपको मैं इसको वेब ब्राउजर से डायरेक्टली कैसे ओपन करते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा। फ्रॉम टेक्स्ट, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आप डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सीधे सीधे आ जाएगा कि आपने डाटा कहाँ पे सेव किया हुआ। आप वहाँ पे जाइए और उस डाटा को इंपोर्ट कर दीजिए, तो वो डाटा यहाँ पे सेव आपको दीजिए। देखिए ये डाटा यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास इसमें कोई डाटा पड़ा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। डेस्कटॉप, हाँ टेक्स्ट, अभी इसमें मेरे पास इस वाले उसमें सेव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको ऑप्शंस रहेगा। एक बार आप कोशिश करके जरूर देखेंगे कि यहाँ से जब भी जाएंगे तो आप अपना डाटा जो है किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लाइक दैट टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, CSV फाइल फॉर्मेट है, XML फाइल फॉर्मेट है। और अगर आप वेब ब्राउजर से डाटा को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से देखिए ये फ्रॉम वेब, यहाँ से वो कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म को कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अदर सोर्सेज भी हैं, जो कि अगर आपका डाटा किसी अदर मतलब फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो आप उसको इस फॉर्मेट में भी वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर द सो मैनी फॉर्मेट्स और सो मैनी ऑप्शंस इज देयर। तो आप लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि एक बार कोई भी डाटा लेके जब आप किसी डाटाबेस से डाटा उठाएंगे
और उसको जब एक्सेल सीट पे ओपन करेंगे तो ह्यूज अमाउंट में जब डाटा आप इस पे ओपन करेंगे तो उसमें आपको नॉइजी डाटा और सब इनकरेक्ट डाटा दिखाई देगा। उसको आप कैसे फिल्टर करेंगे एक बार करके देखेंगे। और इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इफ यू फेस इट, तो कल स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व आउट करूंगा कि हम डाटा को कैसे फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। तो टुडे वी डिस्कस डाटा क्लीनिंग या डाटा फिल्टरिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हमारी डाटा प्री प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे थे। तो जो हमारी पहली स्टेप है, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना, डाटा प्री प्रोसेसिंग की जो हमारी पहली स्टेप है डाटा क्लीनिंग। मैंने केवल आज आपको डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बताया कि मैन्युअली कैसे करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। अब आपको कोई यहाँ पे कोई दिक्कत हो कि कैसे, मतलब डाटा क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो कि ये चीज क्लियर नहीं है, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं कि ये चीज आपको क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताइए, डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे, कहाँ से कैसे कैसे जाएंगे, ये चीज आपको समझ में आ रही थी? हेलो, हाँ, अंश अग्रवाल बोलोगे? एक मिनट अंश, अभी मैं आप हेलो अंश, माय वॉइस इज क्लियर? हाँ, आप बताओ। हाँ, बताओ, अब आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम। हाँ, डाटा जब मैंने आपको अभी बताया एक्सेल में हम कैसे करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर, गलती से हैंड रेज हो गया। देखिए, ये एक मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं एक साथ आपको बड़ा सा डाटा लेके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता। ये मैंने एक सिंपल सा डाटा आपको बनाया। आप क्या करेंगे, देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप जो है, मैंने आपको डाटा डाउनलोड करना बताया था लास्ट क्लास में, ऑनलाइन करके भी दिखाया था। अगर डाटा डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं आप लोगों को? हेलो, okay, so next class we discuss a second step. So today we discuss a data cleaning and next class we discuss a data integration, data reduction और transform। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और हाउ टू इम्प्लीमेंट these things in Excel फाइल, ठीक है। अब चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अटेंडेंस दे देंगे। हेलो, यस सर। मसरूफ, माय वॉइस इज क्लियर? मसरूफ, माय वॉइस इज, अरे ये एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करोगे समझ में आ रहा था? हेलो, कोई एक बार आप क्या करोगे, जो है आप इसमें एक बार डाउनलोड करके देखोगे। मैंने बताया था ना आपको, लैब में भी बताया था कि डाटा को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में डाटा डाउनलोड करके एक बार करके देखेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो टुमारो फर्स्ट वी डिस्कस कि हाउ टू इम्पोर्ट डाटा इन एक्सेल सीट, और हम कैसे डाटा को फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी उसमें, तो आप मेरे को बता देंगे कि जो है सर, दीज आर द प्रॉब्लम व्हेन वी
डाउनलोड द डाटा, कि अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं डाटा को तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो आप मुझे वो बता देंगे। Okay, thank you. So today's class is complete. Today we discuss a first method for data pre-processing, जो हमारा था डाटा क्लीनिंग के ऊपर। Tomorrow we again join 1:30 and discuss a data integration, reduction and transformation. Thank you, sir.